तो देखो हमने लास्ट ये लिखा था कि जो बजट लाइन बनती है उसमें हमने एक एग्ज़ाम्पल लिया था कि मान लो इनकम है हमारी 10 रुपीज़ की और प्राइस ऑफ एक्स गुड मान लो 2 है और प्राइस ऑफ वाई गुड मान लो 1 है। ठीक है, या उल्टा भी कर सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, तो सिर्फ एक एग्ज़ाम्पल की बात होती है। तो मैक्सिमम एक्स गुड कितने ख़रीद सकते हैं हम? 10 रुपये में 2 रुपये का रेट है तो 5, और वाई ख़रीद सकते हैं हम मैक्सिमम 10। तो ये बनी थी हमारी बजट लाइन। और ये कैसे शिफ्ट होती है या कभी कभी सिर्फ इसकी स्लोप बदलती है, रोटेट होती है, वो हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं। पर थोड़ा सा इसके अंदर अभी कुछ और बातें हमें ऐड करनी है। तो हमने इस एक्स गुड एंड वाई गुड के अलग अलग कॉम्बिनेशंस बनाए थे लास्ट क्लास में कि कितने आ सकते हैं। मान लो 0x लिए हमने तो हम 10y ले सकते हैं। 1x लिया, 2 रुपये खर्च हो गए तो 8 बचे, तो इसमें एक एक वाले हम 8 पेन ले सकते हैं। पर देखा जाए तो हम ऐसे भी तो ले सकते हैं कि एक के साथ 7 ये ले लें, एक के साथ 6 ले लें, एक के साथ ये 5 ले लें, हम ये भी कर सकते हैं। पर फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये जो अलग अलग कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं इससे हम बजट लाइन नहीं बनाते। हम बजट लाइन बनाते वक्त पूरे पैसे खर्च करते हैं। अगर हम इस कॉम्बिनेशन को देखें तो पूरे पैसे खर्च नहीं हो रहे। एक एक्स लिया है 2 रुपये का और बच रहे हैं इसके पास 8 रुपये, पर इसने लिए हैं सिर्फ 7, तो पैसे बच रहे हैं। ऐसे ही अगले वाले में भी इसके पास पैसे बच रहे हैं, इसमें भी बच रहे हैं। तो ऐसे ही कई कॉम्बिनेशंस हैं जहां वो कंज्यूमर पूरा बजट तो खर्च कर रहा है, फिर तो बजट लाइन बन गई, और कम वाले भी अफोर्डेबल हैं, फिर वो बजट लाइन नहीं बनेगी। ऐसे केस में हम इसे बोलेंगे बजट सेट। यानी वो बजट सेट में ऐसे ऑप्शंस आ रहे हैं जहां या तो फुल इनकम स्पेंड हो रही है और लेस इनकम स्पेंड, यानी पूरी इनकम उसने अपनी स्पेंड नहीं करी। तो फिर जो कॉम्बिनेशंस बनेंगे उसे बोलेंगे हम बजट सेट। ये बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बन जाएंगे ऐसे ही, 1 4 1 3 1 2 1 1, फिर ऐसे ही 2 1 2 2 2 3, बहुत सारे बन जाएंगे। इसीलिए इसको बनाना तो यहाँ बहुत बड़ा काम हो जाएगा, इसलिए पेपर में भी इतने सारे ऑप्शंस, बजट सेट के सारे ऑप्शन लिखो, लगता नहीं है क्वेश्चन आए, क्योंकि उसमें फुल इनकम के साथ साथ लेस इनकम वाले भी लिखने पड़ेंगे जो बहुत सारे बन सकते हैं। तो सैंपल के लिए मैंने 2-4 यहाँ पे लिख के बता दिए हैं, पर ये होने को बहुत बन सकते हैं। और अगर सिर्फ फुल इनकम स्पेंड वाला है तो फिर उसको हम प्लॉट करके बजट लाइन बना सकते हैं। और इसी को ही हम एक तरीके से और बोलते हैं, इसको क्लियर करता हूँ फिर मैं लिखता हूँ। मान लो इसको जनरल वे में, जो भी हमने बातें बोली हैं, इसको जनरल वे में कैसे लिख सकते हैं। मान लो प्राइस ऑफ पेन है 2 रुपीज़, प्राइस ऑफ पेंसिल है 1 रुपीज़। ये है हमारा, मान लो एक्स क्वांटिटी लिया हमने पेन की, एक्स क्वांटिटी, और इसकी लिया हमने वाई क्वांटिटी। तो एक्सपेंडिचर ऑन पेन, एक्सपेंडिचर ऑन एक्स 2 रुपये का और एक्स क्वांटिटी खरीदी है। एक्सपेंडिचर ऑन पेंसिल 1 रुपये की पेंसिल है और हमने खरीदी है वाई क्वांटिटी, तो 1y। अगर इसी यहाँ होता पेंसिल 3 रुपीज़ की तो ये हो जाता 3y, 4 होता तो 4y, जो भी, अभी तो 1 है। तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो गया? 2x इस पे हुआ और 1y, या खाली y भी लिख सकते हैं इसको तो ये हो गया हमारा टोटल एक्सपेंडिचर। और इसको इन जनरल ऐसे भी कह सकता हूँ कि मान लो पहले वाले का प्राइस है प्राइस ऑफ पेन, इसको अभी तो हमने माना हुआ है 2, इसको इन जनरल हम मान सकते हैं प्राइस ऑफ गुड 1, और प्राइस ऑफ पेंसिल को मान लो प्राइस ऑफ गुड 2। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी? P1 इंटू एक्स, ये हो गया एक्सपेंडिचर ऑन पेन, और एक्सपेंडिचर ऑन पेंसिल हो गया P2 प्राइस
इंटू वाई। तो इन जनरल हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो बजट कॉन्स्ट्रेंट यानी एक मेरी लिमिट है। अगर वो पूछे बजट कॉन्स्टेंट या लिमिट की इक्वेशन बताओ, तो वो इक्वेशन ये है P1x ये खर्चा प्लस ये खर्चा P2y ये लेस देन इक्वल टू इनकम होना चाहिए, क्योंकि इनकम से ज़्यादा खर्चा मैं अपनी नहीं कर सकता। तो दोनों पेन पेंसिल के खर्चे मिला के या तो इनकम के जितने हों या उससे कम हो। अब मान लो उसी एग्ज़ाम्पल को मैं फिर डिटेल में जा रहा हूँ। इनकम 10 रुपये, प्राइस ऑफ पेन 2 रुपये, प्राइस ऑफ पेंसिल है 1 रुपये। अगर मैं ऐसे कॉम्बिनेशंस ले रहा हूँ जहाँ फुल इनकम स्पेंड हो रही है, पेन पेंसिल ऐसे कॉम्बिनेशंस पूरे पैसे खर्च हो रहे हैं। मान लो 0 पेन 10 पेंसिल पूरे पैसे खर्च कर दिए, 1 पेन 2 रुपये खर्च, 8 की 8 पेंसिलें 2 में 6 पूरे पैसे खर्च हो रहे हैं। इसको प्लॉट करूँगा फिर तो आ जाएगी बजट लाइन। और अगर ऐसे पॉइंट्स भी ले लूँ जहाँ पूरे पैसे खर्च नहीं हो रहे, जैसे 010, 09, 08 या 18, 17, 16, 14, 11, इस पे पूरे पैसे कहाँ खर्च हो रहे हैं। देखो जैसे इसको ले लो, 8 रुपये खर्च हो रहे हैं, इसमें तो पूरे हो रहे हैं। इसको ले लो, नहीं हो रहे पूरे, 9 रुपये खर्च हो रहे हैं। इसको ले लो, 2 इधर और 6 इधर, 8 रुपये खर्च हो रहे हैं। तो ये तो बहुत सारे पॉइंट्स बन जाते हैं, डॉट डॉट लगाना पड़ जाएगा, ये तो बहुत सारे हो जाएंगे। इन सब को प्लॉट करके कोई लाइन नहीं बन सकती। इन्हें हम बोलते हैं बजट सेट तो है, पर इसको प्लॉट करने से बजट लाइन नहीं आएगी। बजट लाइन तब आएगी जब फुल इनकम स्पेंट हो, तो जो पॉइंट्स हैं उससे बजट लाइन बन सकती है, बजट सेट से नहीं बन सकती। या ऐसे बोल लो, बजट सेट में से वो पॉइंट उठा लो जहाँ पूरी इनकम खर्च हो रही है, 0-10, 1-8, 2-6, बस वो और फिर प्लॉट कर लो, तो फिर बजट लाइन बन सकती है। तो ये डिफरेंस हो गया कि बजट लाइन में कौन से पॉइंट्स होते हैं और बजट सेट में कौन से होते हैं। यानी बजट सेट तो बहुत बड़ा आइटम होगा इसके कंपैरिजन में। इसमें से सिर्फ फुल इनकम वाले यहाँ लिख के प्लॉट करो तो बजट लाइन आ जाएगी। तो आगे बढ़ते हैं। बजट लाइन में पूरे पैसे खर्च होने चाहिए, यानी बजट लाइन की इक्वेशन होगी P1 इंटू एक्स प्लस P2 इंटू वाई इजिकल टू इनकम। इनकी यहाँ पूरा इनकम खर्च होगी। और बजट सेट या बजट कॉन्स्टेंट में पूरी भी हो सकती है या लेस भी हो सकती है। तो ये हो गया हमारा कुछ बेसिक डिफरेंस। आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक वर्ड आता है, उसमें ऐसी कुछ खास लिखने की बात नहीं है, सिंपल ही है, मोनोटोनिक प्रेफरेंस। मतलब जहाँ पे हमको ज़्यादा सामान मिल रहा है हम उसको प्रेफर करेंगे। मान लो ऑप्शन ए में मुझे मिल रहे हैं 1 पेन और 2 पेंसिल्स, और ऑप्शन बी में मिल रहे हैं मुझे 1 पेन 3 पेंसिल्स। तो इन दोनों में से हम ऑप्शन ए सिलेक्ट करें या ऑप्शन बी, तो बाय डिफ़ॉल्ट ज़्यादा अगर मिल रहे हैं मुझे चीज़ें तो मैं ज़्यादा वाले को ही सिलेक्ट करूँगा। तो इसे बोलते हैं हर कंज्यूमर की है मोनोटोनिक प्रेफरेंस, यानी उसको जहाँ ज़्यादा मिलेगा वो प्रेफरेंस उसको देगा। तो ये सिंपल बात ही है, ऐसी मैंने शॉर्ट में बता दी। तो आगे बढ़ते हैं। इसको ऐसे लिख सकते हो, वो इसको प्रेफर करेगा, दिस इज़ कॉल्ड मोनोटोनिक प्रेफरेंस। यानी जहाँ पे उसको ज़्यादा सामान मिलेगा वो उसको प्रेफर करेगा। या तो दोनों ही ज़्यादा मिल जाए या कम से कम एक ज़्यादा मिल जाए, दूसरा सेम है तो भी ये अच्छा है। आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो देखो हमने बजट लाइन पढ़ ली, इंडिफरेंस कर्व पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विद इंडिफरेंस कर्व, या इसे बोल सकते हैं हिक्स की जो अप्रोच थी। क्योंकि ये बात मैंने पहले भी बताई थी कि ये वाली जो अप्रोच है इंडिफरेंस कर्व वाली, वो हिक्स प्रोफेसर ने बनाई है। और शॉर्टकट इसका ये बना सकते हो, देखो इसके नाम में ही IC आ रहा है, हिक्स IC।
तो याद रखने में आसान होगा कि हिक्स अप्रोच पूछें तो आईसी वाली ही बतानी है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है, सबसे पहले तो हम बनाएंगे उस कंज्यूमर की बजट लाइन। ये एक्स गुड हो गया, ये वाई गुड हो गया। अब हम अलग अलग आईसी बना लेते हैं। मान लो एक आईसी कुछ इस टाइप का है, एक आईसी हमने बनाया जो जस्ट एक पॉइंट पे टच कर रहा है, और एक आईसी हमने बना लिया ऊपर। तीनों को नाम दे देते हैं IC1, IC2, IC3। अब इंडिफरेंस कर्व टॉपिक में हमने पढ़ा है जितना ऊंचा कर्व होगा उतनी हमें लाइफ में सेटिस्फेक्शन ज़्यादा मिलेगी। तो हर बंदा बाय डिफ़ॉल्ट यही चाहेगा मुझे आईसी नंबर 3 मिल जाए, क्योंकि उसमें सेटिस्फेक्शन सबसे ज़्यादा है। पर बात ये होती है उसको ख़रीदने का बजट भी होना चाहिए। तो इसीलिए हमने ये पहले ही बना ली थी उसकी बजट लाइन। ये जो लाइन है ये है बजट लाइन, स्ट्रेट वाली। तो IC3 उसके बजट के बाहर जा रहा है, टेस्ट जबकि बेनिफिट उसमें सबसे ज़्यादा है पर वो बजट के बाहर जा रहा है। IC1 बजट में है पर कंज्यूमर कहेगा कि जब बजट में इससे ऊंचे वाला IC भी आ रहा है जैसे IC2, तो फिर मैं IC2 ही पसंद करूँगा। जैसे मान लो ये यहाँ टक्कर मार रहा है पॉइंट E पे, अगर इससे हल्का सा भी ऊपर IC लूँगा तो बजट लाइन के पार हो जाएगा। तो वो बेनिफिट वाइज तो अच्छा है पर बजट से पार है। और अगर इससे ज़रा सा नीचे रहा मैं तो मन कहेगा कि यार अभी तो मेरा बजट है, मैं कुछ और ऊंचे वाला आईसी प्रेफर करूं। तो फाइनल आंसर क्या रहा कंज्यूमर का कि इक्विलिब्रियम पॉइंट, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है उसकी लाइफ का बेस्ट पॉइंट। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है वो आएगा ई पर ही आएगा, जो कि है IC2 पे, क्योंकि IC3 जो है वो तो जा रहा है आउट ऑफ बजट, और जो IC1 है उसमें है लेस सेटिस्फेक्शन एज कंपेयर टू IC2। IC3 में तो सबसे ज़्यादा है पर वो आउट ऑफ बजट है। तो फाइनल आंसर रहा कि इक्विलिब्रियम आ रहा है पॉइंट E पे, यानी ऊंचे से ऊंचा IC मुझे मिल जाए जो कि मेरे बजट लाइन के भी अंदर हो। तो ये हो गया कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब शॉर्ट में मैंने लैंग्वेज बता दी है, इसी को ही हमने स्टडी मटेरियल में या कोई भी बुक में आप देखोगे इसी को ही बस एक्सपेंड कर रखा है। बात बस इतनी सी है। थोड़ा इसको ही मैं अब कंडीशंस लिख देता हूँ कैसे लिखनी है। तो कंडीशंस क्या हैं इस इक्विलिब्रियम की। फर्स्ट, आईसी एक जस्ट डॉट पे टक्कर मार रहा है बजट लाइन को। देखो टक्कर तो यहाँ भी हो रही है इसकी, बजट लाइन और आईसी की, पर ये दोनों पॉइंट्स अच्छे नहीं हैं क्योंकि मेरा बजट इसके ऊपर वाला आईसी भी मुझे दिलवा सकता है IC2, तो फिर मैं नीचे वाला आईसी क्यों लूँ। बाय डिफ़ॉल्ट हमने पढ़ा है ज़्यादा वाला सब प्रेफर करते हैं। तो ज़्यादा आईसी, ऊंचा आईसी, ज़्यादा कंजम्पशन के लिए चीज़ें मिलेंगी, तो मैं IC1 कहीं से भी सिलेक्ट नहीं करूँगा, IC2 ही सिलेक्ट करेंगे। इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है हमारा वो है E, ठीक है। अभी हमने जैसे पहले ही बोला, और इसकी ख़ास बात क्या है, ये जिसे हम कंडीशंस भी बोल सकते हैं। ये एक डॉट है पॉइंट E, और यहाँ पे जो स्लोप IC की है इस डॉट पे वही स्लोप बजट लाइन की है। तो पहली कंडीशन होगी स्लोप ऑफ IC इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बजट लाइन। अभी स्लोप के टॉपिक को मैं और डिटेल में कराऊंगा इस क्वेश्चन के बाद, या इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं बजट लाइन इज टेंजेंट टू इंडिफरेंस कर्व, यानी जस्ट टच कर रही है एक पॉइंट पे, एक पॉइंट पे जस्ट टच कर रही है। और सेकंड कंडीशन क्या है हमारी, जो हम पहले भी बोलते आ रहे हैं इंडिफरेंस कर्व के बारे में, कि जो इसमें सेक्रीफाइस है, सेक्रीफाइस से थोड़ा सिंपल वर्ड हो गया, उसको ऑफिशियल लैंग्वेज में हम बोलते हैं, पिछली क्लासों में देखा हमने MRS, ये डिक्रीज होता जाता है क्योंकि लॉ काम कर रहा है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो ये हो गया हमारा एक बेसिक
कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्वेश्चन अगर 3 to 4 मार्क्स का आता है विद इंडिफरेंस कर्व, बताओ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हिग्स अप्रोच वाला या इंडिफरेंस कर्व वाला। तो स्टार्टिंग में पहले बता दिया बेस्ट क्या है और ये 2 कंडीशंस आपको लिखनी है। तो ये एक हमारा क्वेश्चन ख़त्म हुआ। आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्लोप समझना किसी कर्व की। तो इसका जनरल फॉर्मूला होता है वाई एक्सिस में कितना चेंज आया अपॉन एक्स एक्सिस में कितना चेंज आया। चेंज को हम डेल्टा भी बोल सकते हैं, तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। और बाकी सब कर्व्स में ये इन जनरल फॉर्मूला है। तो अभी हम एक एक करके ज़रा स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम देखते हैं स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व। तो पहले हम टेबल बना लेते हैं इंडिफरेंस कर्व का। MRS या जिसे हम आम लैंग्वेज में सेक्रीफाइस बोलते हैं, ये हम पहले कर चुके हैं, वही टेबल बना लेते हैं हम। मान लो पहला सेक्रीफाइस हो गया 5 पेंसिल का, फिर एक पेन बड़ा सेक्रीफाइस हुआ मान लो 4 पेंसिलों का 4। 1:1 का मतलब होता है एक पेन पाने के लिए कितना सेक्रीफाइस। तो देखो पहला सेक्रीफाइस हुआ 5, फिर हुआ 4, फिर हुआ 3। अब IC बनाते हैं। यहाँ जो बढ़ रहा है पेन, इधर जो कम हो रहा है पेंसिल, 1 पर 15, 2, 10, 3, 6। देखो कम हो रहा है, पहला सेक्रीफाइस बड़ा था फिर कम हो रहा है। ये बातें सब पहले हम कर चुके हैं। अब मान लो इसको मैं नाम दे देता हूँ PQR। अब हम स्लोप निकालते हैं ये फॉर्मूले से, y का चेंज अपॉन x का चेंज। पहले निकालते हैं P to Q। P to Q तक की स्लोप अगर मैं निकालूं तो देखो कितनी आ रही है। फॉर्मूला है y एक्सिस में कितना चेंज आया अपॉन x में कितना चेंज आया। तो P to Q में जब आया y तो हुआ है 5 का चेंज, 5 से फॉल हुआ है। और यहाँ गेन कितना हुआ है P to Q आने में। तो ये देखो इधर से ये इधर आया और ये इधर से इधर 1 का। तो स्लोप आ गई हमारी 5। और देखा जाए तो ये देखो सेक्रीफाइस भी कितना आ रहा है हमारा 5। यानी कि स्लोप और सेक्रीफाइस बात एक ही है। सेकंड लेवल का चेक करते हैं Q to R। Q to R में यही फॉर्मूला लगा के देखते हैं। Q to R स्लोप का है y का चेंज अपॉन x का चेंज। Q से R पे आए, इसमें चेंज हुआ है 4 का y एक्सिस में, और Q to R आने में इसमें चेंज हुआ है 1 का, 4/1, 4:1। ये देखो 4:1। यानी कि जो यहाँ से यहाँ इधर उधर हम जैसे जैसे नीचे आते जा रहे हैं, स्लोप भी अगर हम इन जनरल देखें कि ऐसा कोई ग्राफ है तो देखो इसको एक पहाड़ की तरह मान लो। स्टार्टिंग में पहाड़ की स्लोप बहुत ज़्यादा है, एकदम खड़ी पहाड़ी की तरह है। देखो स्लोप बहुत ज़्यादा है, पर जैसे जैसे आप नीचे उतर रहे हो उस पहाड़ से ये फ्लैट होता जा रहा है। और यहाँ पर भी यही देख रहे हैं हम कि सेक्रीफाइस धीरे धीरे कम हो रहा है। और हमने देखा कि जो सेक्रीफाइस निकालने का हमारा फॉर्मूला है वही स्लोप निकालने का फॉर्मूला है। यानी कि स्लोप और MRS इस टॉपिक में सेम ही बात है। जैसे कि यहाँ देखो MRS धीरे धीरे गिर रहा है, फॉर्मूला इसका भी वही निकालने का था, इसका चेंज अपॉन इसका चेंज, जिसे हम आम लैंग्वेज में सेक्रीफाइस बोलते हैं। और मैं ये फार्मूला मैथ्स का है स्लोप निकालने का, y एक्सिस का चेंज अपॉन x एक्सिस का चेंज।
तो यानी इकोनॉमिक्स का MRS निकालना और मैथ्स का स्लोप निकालना दोनों फॉर्मूले इस वक्त सेम है। तो प्रूव हो गया इन डिफरेंस कर्व की जो स्लोप है उसका नाम होता है MRS। और जैसे MRS कम होता जा रहा है, इस पहाड़ को अगर मैं मान लूँ IC को जगह एक पहाड़ मान लूँ नॉर्मल, इसकी स्लोप भी पहले ज़्यादा थी, 5 की थी, फिर स्लोप कम हो गई 4 की, नीचे और कम हो गई 3 की, और कम हो गई। देखो स्लोप कम होती जा रही है, फ्लैट होता जा रहा है। ऐसा कर्व होता है हाई स्लोप, नीचे नीचे ऐसा होता जाएगा ये लो स्लोप। तो प्रूफ असल में इस पूरी बात से ये बात हो गई कि स्लोप ऑफ IC MRS ही होता है। तो ये हो गया फाइनल हमारा कंक्लूजन इन सारी बातों का। तो वो आप लिख लो कि स्लोप ऑफ IC जो है वो MRS ही होता है, क्योंकि फॉर्मूले दोनों के सेम ही बन गए इन डिफरेंस कर्व के टॉपिक में। आगे बढ़ते हैं, इसको क्लियर करते हैं। अगली स्लोप पढ़ते हैं अब हम बजट लाइन की स्लोप। अब बजट लाइन का वही एग्जांपल ले लेते हैं जो हमने पहले लिया हुआ था। प्राइस ऑफ पेन 2 रुपीज़, पेंसिल 1 रुपीज़ और इनकम है मेरे पास 10 रुपीज़। ज़ीरो पेन लिया, 10 पेंसिल, 1 पेन लिया, 2 रुपये का 8 बचे, तो एक एक वाली 8 पेंसिलें, 2 ये लिया तो 6, 3 ये लिया तो 4। जो बढ़ता है वो एक्स एक्सिस पे ले लो पेन, दूसरा वाला यहाँ पेंसिल, पहला 0 पे 10, 1 पे 8, ये इस टाइप की एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। ठीक है, ऐसे बन जाएगी। अभी मैं एग्जैक्ट प्लॉटिंग नहीं कर रहा, पर इसको ग्राफ पेपर पे करोगे तो एग्जैक्ट बनेगा। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो जो पहला सेक्रीफाइस है, अब इसमें भी स्लोप का फॉर्मूला तो वही रहेगा, y एक्सिस का चेंज अपॉन x एक्सिस का चेंज। तो पहला देखो, इसको मान लो ये P पॉइंट है, Q R, वैसे ही करते हैं जैसे हमने पहले करा था। तो P टू Q यहाँ लिख लेते हैं, P टू Q की स्लोप y एक्सिस में चेंज हुआ 2 अपॉन x में चेंज हुआ 1, तो 2:1 आ गई। अब Q टू R y में कितना चेंज हुआ, फिर से 2, इसमें चेंज हुआ Q टू R 1। तो यहाँ पे अगर हम स्लोप निकालें हर लेवल पे तो वो 2:1 ही आ रही है। पहले वाले को तो हम नहीं निकालते क्योंकि हमें चेंज चाहिए, इसको डैश। तो 2:1 की ही कांस्टेंट स्लोप आ रही है। चाहो तो आगे भी निकाल सकते हो क्योंकि 2 का ही सेक्रीफाइस आ रहा है। अब देखो y एक्सिस का चेंज, ये y एक्सिस वाला गुड है पेंसिल और ये x वाला है, तो फॉर्मूला हो गया y में कितना चेंज आ रहा है, 2 का आ रहा है हर बार, x का हर बार 1 का आ रहा है। तो अब ये ध्यान से सोचने वाली बात है कि ये 2 का ही क्यों आ रहा है, 2:1 ही क्यों आ रही है स्लोप। तो उसका जवाब हमें यहाँ दिखेगा, क्योंकि अगर एक पेन पाना है तो 2 रुपये खर्च होंगे, 2 का पेन है, और 2 रुपये खर्च होंगे तो कितनी पेंसिल का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, अगर पेंसिल 1 रुपये की है तो 2 का। इसीलिए ये रेशो जो आ रहा है स्लोप का वो 2:1 आ रहा है, हमेशा 2:1, क्योंकि जो y का सेक्रीफाइस होगा वो हमेशा 2 ही होगा इस एग्ज़ाम्पल में, क्योंकि एक पेन पाने के लिए 2 रुपये खर्च होंगे और पेंसिल 1 की है, यानी 2 पेंसिल खर्च हो जाएंगी हमारी, सेक्रीफाइस 2 पेंसिल का होगा। मान लो ये चेंज कर देता हूँ मैं प्राइस ऑफ पेन, मान लो इसको मैं यहाँ से कट करके 4 कर दूँ। अब क्या होगा, अगर एक पेन लेना है तो 4 रुपये खर्च करने पड़ेंगे।
4 रुपये खर्च करने का मतलब कितनी पेंसिल खर्च होंगी, 4 पेंसिलों का लॉस होना पड़ेगा। तो ये 8 नहीं बचेगा, 4 पेंसिलें कम हो जाएंगी 10 में, तो 6 बचेगा। यानी यहाँ भी कट के फिर आ जाएगा 4:1। यानी कि जितनी स्लोप का ये फॉर्मूला है y का चेंज अपॉन x का चेंज, ये असल में प्राइस के ऊपर ही डिपेंडेंट है। और ये फॉर्मूला होगा हमेशा स्लोप का, या तो y एक्सिस का चेंज अपॉन x एक्सिस का चेंज बोल लो, या बोल लो प्राइस ऑफ पेन अपॉन प्राइस ऑफ पेंसिल। तो स्लोप का एक नया फॉर्मूला आ गया, प्राइस ऑफ पेन अपॉन प्राइस ऑफ पेंसिल। ये तो पेन पेंसिल यहाँ पे मैंने नाम एग्जाम्पल लिख रखे हैं, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, पेन है x एक्सिस वाला गुड, तो प्राइस ऑफ x गुड अपॉन प्राइस ऑफ y गुड। क्योंकि हमेशा अगर एक x, मैं पेन को x एक्सिस वाला गुड मान रहा हूँ यहाँ पे, और ये y वाला, अगर एक x तुम्हें बढ़ाना है तो वो जो इनका प्राइस रेशो है उसी हिसाब से तुम्हें पेंसिल का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। मान लो इसको मैं आगे चल के कर दूँ 5, यानी अगर एक पेन 5 वाला तुमने ख़रीद लिया तो तुम्हें 5 रुपये तो खर्च हो गए, और एक एक की पेंसिल है, तो यानी अब 5 पेंसिल तुम्हारी कम हो जाएंगी क्योंकि 5 रुपये पेन में खर्च हो गए। तो यहाँ आएगा फिर 5, तो सेक्रीफाइस कितना हो जाएगा 5। यानी हमेशा जो सेक्रीफाइस होगा वो इनके प्राइस के ऊपर डिपेंडेंट है। इसीलिए बजट लाइन के अंदर एक नया फॉर्मूला बन गया स्लोप का, कि स्लोप का फॉर्मूला है, या तो हम बोल लें स्लोप है सेक्रीफाइस ऑफ y अपॉन गेन ऑफ x, या बोल लें y एक्सिस का चेंज कितना हो रहा है अपॉन x एक्सिस का चेंज। पर बजट लाइन के केस में ये जो सेक्रीफाइस हो रहा है या स्लोप जो निकल रही है y का चेंज अपॉन x का चेंज, ये प्राइस की वजह से निकल रही है, और प्राइस ऑफ x और प्राइस ऑफ y का जो रेशो है उसी रेशो में ही इनको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, और वही स्लोप का फॉर्मूला है। तो दोबारा समरी बोलूं, अगर ये बजट लाइन के केस में है कि स्लोप ऑफ बजट लाइन 2 तरीके से निकाल सकते हो, या तो निकाल सकते हो चेंज या सेक्रीफाइस ऑफ y अपॉन गेन ऑफ x, ये भी ठीक है, या बोल लो प्राइस ऑफ x अपॉन प्राइस ऑफ y। क्योंकि फिर बोल रहा हूँ, एक x पाने के लिए कितने y का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा ये डिपेंड करता है प्राइस ऑफ x और प्राइस ऑफ y के रेशो पे। जैसे मैंने यहाँ पे 3 अलग अलग प्राइस लेके दिखा दिए, 2, 4, 5। तो स्लोप ऑफ बजट लाइन प्रूव हो गया, असल में हो गई इक्वल टू प्राइस रेशियो। तो वैसे देखो 11th में इतनी डिटेल का मुझे लगता तो नहीं है स्कूल में पूछा जाए, क्योंकि जब ये 12th में होता था तब तो इसमें काफ़ी डिटेल है, ये सब ये हाई लेवल क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, क्यों ये स्लोप इसके बराबर है प्राइस रेशो के। पर 11th में इतनी डिटेल लगती नहीं है, पर जो करना चाहे तो वो मैंने समझा दिया। एक बार में हो सकता है ये टॉपिक थोड़ा मुश्किल है, ना समझ आए रिपीट भी कर सकते हो वीडियो को, पर ये मान के चलो कि 11th में इससे ज़्यादा और मुश्किल टॉपिक कोई है नहीं। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का ये जो पार्ट है स्लोप वाला, या ये अभी इसका थोड़ा सा हम और डिटेल में अगली क्लास में मैं कराऊंगा, तो बस वही है जो लास्ट हमारा मुश्किल है। उसके बाद जो आगे के यूनिट्स हैं वो तो कंपैरेटिवली बहुत आसान है 11th में, जो अब माइक्रो में या हमारे स्टैट्स में जितने भी टॉपिक हैं इसके सामने वो तो बिल्कुल ईजी हैं। तो ये टॉपिक बस लास्ट थोड़ा सा आप ध्यान से कर लो, आगे की माइक्रो इकोनॉमिक्स तो काफ़ी ईजी रहेगी। तो आज यहीं तक रखते हैं, अगली क्लास में थोड़ा सा और बचा है वो हम करते हैं। ठीक है, थैंक यू।